नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 12 जो कि फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की आज की लाइफ में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें अपना लाइफ जो है वो लगभग असंभव सी लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती क्या है और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इसमें यूज होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और हमारी डेली लाइफ में वो टर्म्स यूज होते हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। तो 10th लेवल पे ज्यादा कुछ तो है नहीं, बेसिक फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी की यदि डेफिनेशन कहें तो प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से एक नदी में जो वाटर फ्लो करता है, ठीक है, इसी तरीके से कंडक्टर में आपके चार्ज फ्लो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, चार्ज क्या होता है। चार्ज जैसा कि आपने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। SI unit of the charge is coulomb, which is denoted by C, and symbol of the charge is Q। जैसे कि आपके कुलॉम को हम पूरा कुलॉम ना लिख के यूनिट इसकी C लिख देते हैं, ऐसे ही आपका जो चार्ज के जो फॉर्मूले में चार्ज का सिंबल यूज होता है वो आपका Q होता है। तो चार्ज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है Q इक्वल टू N इंटू E। अब N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है कि कितना चार्ज है निकालने के लिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये आपके एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपसे वैसे भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमें ये तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम छोटी छोटी क्लासेस में करते थे कि हमसे कहा जाता था कि इफ द प्राइस ऑफ 2 रबर इज 10, देन टेल द प्राइस ऑफ 1 रबर, ठीक है। तो हम क्या करते थे, द प्राइस ऑफ 2 रबर इज 10, therefore द प्राइस ऑफ 1 रबर इज 10/2, ठीक है। तो हम सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता 5 रुपीज। इसी तरीके सेम हमें यहाँ पर यही करना है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 contains number of electron 1, therefore 1 coulomb of charge contains number of electron equal to 1/-1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, या हम इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो ऊपर दे रखा है आपको, Q इक्वल टू NE। अब Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, और चार्ज कितना कहा है आपको 1 कूलम, 1, और N कितना है, N आपको फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमने 1 रखी, N हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, N और ये चार्ज की जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो E जाएगा डिवाइड में, तो N इक्वल टू Q/E। Q की वैल्यू हमने 1 रख दी और E का जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दिया। फिर इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली, तो इसका जो आंसर है वो 6.25 इंटू 10⁻18 आया, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर जो है हम इसे राउंड फिगर में लिखते हैं, तो 6 का यूज भी कर लेते हैं न्यूमेरिकल में यूज करते वक्त, जिससे हमारे न्यूमेरिकल इजीली हो जाए। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, एक होता है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज एट रेस्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज जो है एक ही जगह पे रुका हुआ है। जैसे कि हमने
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 8th क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब किसी कंघे को अपने बालों पर करते हैं तो रब करते हैं तो क्या होता है, वो जो कंघा है वो बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या है, एक चार्ज आ जाता है और वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी पोजीशन पर है और अपनी पोजीशन पर रहते हुए वो आपके जो बाल हैं, आपके जो हेयर्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो किस वजह से अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट नाम से ही आपको पता चल जाता है, जैसे कि आपको विंड करंट हम बोलते हैं, वाटर करंट हम यूज करते हैं वर्ड। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो फ्लो करता है, विंड जो है वो फ्लो कर रही है, यानी कोई भी चीज क्या मूवमेंट से रिलेटेड है, वहां पर जनरली हम जो वर्ड है वो करंट यूज करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें चार्ज मूव कर रहा है। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है करंट। करंट को हम, करंट का जो सिंबल यूज करते हैं, पूरा करंट का हमें ना लिखना पड़े किसी फॉर्मूले लिखते समय, तो हम उसकी जगह आई यूज करते हैं। और इसकी डेफिनेशन है आपकी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी पर यूनिट टाइम कितना फ्लो कर रहा है, यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है या 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये माना जाता है आपका करंट। यानी करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपकी करंट की डेफिनेशन हो गई। करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब करंट का सिंबल यहाँ पर आई हो गया, चार्ज का सिंबल क्यू हो गया, टाइम का सिंबल टी हो गया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फॉर्मूला कई बार यूज होता है। तो जो भी फॉर्मूले होंगे उनको आपको अंडर द बॉक्स रखना है और उसको अच्छे से आपको लर्न करना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किसी फॉर्म में न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। करंट को नापते किस में? करंट को एम्पियर में नापते हैं। जैसे कि वेट को आपके किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही करंट को आपको एम्पियर में नापते हैं। और जैसे किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, इसी तरीके से आपके एम्पियर को सिंबल जो है वो कैपिटल ए लिखा जाता है। नेक्स्ट है करंट इज मेजर्ड विद अ डिवाइस दैट इज एमीटर। करंट को नापने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम एमीटर। एमीटर जो है उसकी पहचान ये होती है बेटा, एमीटर का सिंबल मैंने नीचे बनाया हुआ है, आप देखो एक सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है, इधर से वायर दिखा रखा है लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा वायर राइट हैंड साइड से दिखा रखा है, एक तरफ प्लस लगा रखा है, एक तरफ माइनस लगा रखा है। ठीक है, तो जैसा कि हम सर्किट में देख रहे हैं, सर्किट में क्या देख रहे हैं हम कि एक बल्ब है और बल्ब के बराबर में आपका एमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो और फिर ये आपका कनेक्टेड है बैटरी से और एक स्विच जो है वो ऑन ऑफ करने के लिए हमने लगा रखा है सर्किट के अंदर। तो अब इसमें क्या, हम जो एमीटर को लगा रखा है हमने बल्ब के साथ एंड टू एंड कनेक्ट कर रखा है, यानी जहां से एमीटर का एंड खत्म हो जा रहा है उसी वायर को कंटिन्यू करके आगे हमने बल्ब को कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि हम दीपावली में लड़ी होती है, एक बल्ब के बाद दूसरा बल्ब एक ही तार में लगातार जुड़े रहते हैं, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखा है इसको। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एंड टू एंड हम कई डिवाइसेस को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो एमीटर है किसी भी सर्किट में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है और इसलिए भी लगाया जाता है कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है वो ज्यादा इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है, तो उस पर ज्यादा सर्किट पर इससे ज्यादा वो असर नहीं डालता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आसानी से करंट पास हो जाता है। तो जो हीट एनर्जी है वो, करंट जो है वो हीट की एनर्जी में कम कन्वर्ट होती है, मतलब जो करंट की जो लॉस है वो ज्यादा नहीं होती है यदि हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसकी जो यूनिट होती है वैसे करंट की आपकी होती है एम्पियर, लेकिन कई बार किसी न्यूमेरिकल में आपको जो है
मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दी गई होती है, उस समय आपको क्या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, और एसआई यूनिट आपकी एम्पियर है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ बॉक्स में मैंने कुछ कन्वर्जन वाले फॉर्मूले आपको बता रखा है। जैसे 1 मिलीमीटर में आपके 1/1000 मीटर होते हैं, इसी तरीके से 1 मिली एम्पियर में आपके 1/1000 एम्पियर होते हैं, और 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ एम्पियर। इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर में आपके 10⁻⁶ एम्पियर होते हैं। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब तक उसमें बैटरी या उसमें सेल अटैच ना करी जाए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते हैं, और उसमें करंट जनरेट करने के लिए हमने क्या करना होता है? उसमें या तो सेल या तो बैटरी को कनेक्ट करना होता है, और जैसे ही बैटरी और हम सेल कनेक्ट करते हैं तो एक क्या होता है, चार्ज जो है वो अलग अलग अमाउंट में हो जाता है। जो बैटरी का जो प्लस वाला पॉइंट होता है वहां पर जो चार्ज है वो ज्यादा होता है, प्लस चार्ज ज्यादा होता है, और जो नेगेटिव वाला है वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, स्विच ऑन करते हैं, तो क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, लगातार वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना जाता है आपका, तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमने जनरली पढ़ा है कि जैसे एयर है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, ऐसे ही एनर्जी जहां पर ज्यादा अमाउंट में वहां से कम की तरफ मूव करेगी। सेम इसी तरीके से जो चार्ज होता है वो हमेशा जहां उसकी अमाउंट ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें किसी में करंट इंड्यूस करना है तो हमें चार्ज का डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये चार्ज का जो डिफरेंस होता है 2 पॉइंट का एक ही सर्किट में, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको। और यदि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है, जितना काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। इसकी जो SI यूनिट होती है, सॉरी ये 1 वोल्ट नहीं होती है, ये वोल्ट होती है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जिस तरीके से करंट को एम्पियर में नापा जाता है, इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्ट में नापा जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ से आपका फॉर्मूला आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। Work is denoted by W and charge is denoted by Q. And potential difference, the symbol of the potential difference is V. अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V है और वोल्ट का सिंबल भी V है। तो यदि कैपिटल V है तो समझ लीजिए आपका क्या है, वो वोल्ट है, और यदि स्मॉल v से डिनोट किया गया है तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कई बार आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली क्वेश्चन बोर्ड में आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। यानी आपसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी होती है, और 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन होती है, तो ये फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन को निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल टू W अपॉन Q।
यदि यहाँ पर हम W की वैल्यू 1 जूल रखते हैं, वर्क की वैल्यू 1 जूल रखते हैं और चार्ज को भी 1 कूलाम रखते हैं, तो हम देखते हैं अपने आप ही जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो 1 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी वर्क डन, यदि 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलाम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका 1 वोल्ट होगा। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन आ जाती है। When 1 joule of the work is done in carrying a 1 coulomb of charge from one point to another point in a conductor या in a circuit, then the potential difference is said to be 1 volt. When 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to other, then the potential difference of the conductor is said to be 1 volt. नेक्स्ट, जिस तरीके से आपका करंट है वो उसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है आपका एमीटर। सेम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है उसका सिंबल बिल्कुल एमीटर जैसा ही है, बस वहां पर ए लिखा हुआ था सर्कल के अंदर, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। और हमेशा जो आपका वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, यानी जो भी कंडक्टर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उसके जो वायर आ रहे हैं दोनों तरफ से उनमें बीच में से वायर कनेक्ट करके हमें वोल्ट मीटर को लगाना होता है, जिससे जिसके अक्रॉस भी हम लगाएंगे उसी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बताएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ सर्किट में फैन भी लगा होता, यदि हमने फैन के अक्रॉस वोल्ट मीटर को लगाया होता तो वो फैन के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता, ना कि बल्ब के पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें दो कंडक्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाता है दो वायर के बीच में, एंड टू एंड नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि दो कंडक्टर को कंबाइन कर दिया गया एक ही वायर से, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है। नेक्स्ट है आपको जो ओम्स लॉ होता है। अब ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें मैंने क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहता है बेटा कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी कंडक्टर में उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, बट कंडीशन क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर जितना हम करंट फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें उसके एंड पर लगाना पड़ता है। ठीक है, या जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से क्रॉस होता हुआ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम मान के चले कि कोई ऐसा नंबर तो जरूर होगा कि जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे I को, तो वो V के बराबर वैल्यू होगी। हमने माना वो नंबर R है, और किसी नंबर का नाम दे रहे हैं तो R क्या है, कांस्टेंट हुआ, यानी किसी एक वायर के लिए ये जो है R की वैल्यू कांस्टेंट होती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो V इक्वल टू क्या हो गया आपका IR, और R को हम क्या बोलते हैं, R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि शो द ओम्स लॉ बाय ग्राफ, यानी ग्राफ से आप ओम्स लॉ को दिखाइए। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम में मैंने बराबर में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दे रखी है ओम्स लॉ की। यहाँ पर मैंने आपके पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है उसको Y एक्सिस पे शो किया है, और करंट जो कि I है उसे आपके X एक्सिस पे डिनोट किया है। और इनके बीच जो ग्राफ आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे I की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही V की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल लीनियर आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, तो क्या है कि ये आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे पहले वाली में हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ से निकल के आया हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है,
वो उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। और जो जितना आसानी से करंट को फ्लो करने देता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। यानी हम अगर जो भी मटेरियल हम वायर के लिए चूज करते हैं और तो हम ऐसा ऐसा वायर चूज करेंगे, ऐसे मटेरियल का वायर चूज करेंगे जो आपका रेजिस्टेंस कम रखता हो। लेकिन हमें क्या करना है, और यदि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो वो करंट इजीली फ्लो नहीं करने देगा, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी इन रिटर्न। तो यदि हमें कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिसमें हीट प्रोड्यूस करनी है, हीट का काम है ज्यादा, तो हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम का जो सिंबल है वो ब्रैकेट में मैंने शो कर रखा है। यहाँ पर डब्लू जैसा तो नहीं है, डब्लू नहीं करेंगे इसको, इस तरीके का जैसा मैंने आपको दिखा रखा है। और यदि सर्किट में हम इसकी सिंबल बनाते हैं रेजिस्टेंस का तो कुछ इस तरीके से होता है, वायर फिर ज़िगज़ैग करके आपका कई बार एम लगातार बना रखा है फिर वायर। ठीक है, तो सर्किट में इस तरीके से रेजिस्टेंस को शो करते हैं। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जो आपका ओम्स में, वहां से हम इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन आई। अब हमें क्या बताना है, कई बार हमसे पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाती है। तो जिस तरीके से हमने वोल्ट की डेफिनेशन पता लगाई थी, इसी तरीके से 1 ओम की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट करें और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर करें तो रेजिस्टेंस आपका अपने आप ही 1 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस 1 ओम क्या है? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर in which current of 1 ampere flows on applying a potential difference of 1 volt across its end। यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगता है। ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होता है। नेक्स्ट है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या है? ये इस तरीके का डिवाइस है जो अधिकतर लैब में यूज होता है। इस डिवाइस से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हम इससे जो है करंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि जितना हमें करंट चाहिए होता है उतना हम अपने सर्किट के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका जो सिंबल है, कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के सिंबल पर एक एरो और लगा देते हैं जिससे यहाँ पर ये थोड़ा सा दोनों में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। किन किन फैक्टर पर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है? तो रेजिस्टेंस बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे कि मैंने सपोज ये वायर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है, तो जो साइड का एरिया है, सपोज ढोलक का यदि आपका वायर होती, जो साइड का एरिया जिसको आप कह रहे थाप लगाते हैं जहाँ पर, वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और जो ढोलक की जो आपकी लंबाई हुई वो आपकी लेंथ हुई। तो इसी तरीके से वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो साइड वाला एरिया और लेंथ जो उसकी लंबाई है। तो आपका रेजिस्टेंस 2 चीजों मतलब 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ मतलब उसकी वायर की लंबाई कितनी है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या है, सॉरी मटेरियल का नेचर क्या है, यानी जो आपका वायर जिस चीज से बना है वो किस चीज से बना है इस पर भी डिपेंड करता है। सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। फिर आप लोहे से कंपैरिजन करेंगे तो लोहे का जो रेजिस्टेंस है वो सिल्वर से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम कंडक्टर किस चीज का बना रहे हैं, तो इस चीज पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है।
और टेम्परेचर घटाने पर जो रेजिस्टेंस है वो घट जाती है। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एटम्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है, उनमें आपस में कोलाजन जो है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनमें जो एटम्स हैं उनके साथ कोलाजन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली आसानी से जो है इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर जो हम ये जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A को कंबाइन करें तो हमारी ये इक्वेशन सामने आती है, R डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोई कांस्टेंट ऐसा है, हो सकता है जिसकी हम L अपॉन A से मल्टीप्लाई करें तो R के बराबर वैल्यू आ जाए। हमने माना वो कांस्टेंट रो है। रो यहाँ पर ये P नहीं है बेटा, P और रो में सिंबल में अंतर आता है। P में थोड़ी सी जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर होती है, लेकिन रो जब बनाते हैं हम उसमें थोड़ी सी जो आपकी लाइन है वो क्या होती है, स्लैंट होती है, झुकी हुई होती है। ठीक है, और ये जो आपका कांस्टेंट है, ये जो रो है, ये क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कई बार आपके रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। या कई बार आपसे रेजिस्टिविटी पूछ सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज करते हैं कि रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार हमसे पूछा जाता है कि व्हाट यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या मतलब, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो हम इस फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हमने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख दिया और हमने लेंथ को 1 मीटर रख दिया, तो अपने आप जो आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विच हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ 1 मीटर। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर ईच मटेरियल, इट इज कांस्टेंट। मतलब रेजिस्टिविटी उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, और हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक मटेरियल के लिए उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। अब रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर होता है एनीथिंग विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली। कोई भी चीज जो अपने में से आसानी से करंट को जाने तो दे रही है लेकिन इजीली नहीं जाने दे रही है, ऐसी चीज क्या कहलाएगी, रेजिस्टर। जैसे कि आपका टेलीविजन, ठीक है, गर्म हो जाता है ना कुछ टाइम बाद, क्यों हीट हो जाता है, क्योंकि करंट को इजीली पास नहीं होने दे रहा, और इजीली पास नहीं होने दे रहा, इस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे कि मोबाइल भी आप कह सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर कह सकते हो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जनरली इन सबको रेजिस्टर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो रेजिस्टर है उनको हम किन किन तरीकों से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं आपको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि इसमें R1 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके साथ वायर लेकर जाकर दूसरा रेजिस्टेंस भी वहीं कनेक्ट कर दिया है उसके बराबर में। ठीक है, फिर इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, एक स्विच लगा रखा है। इस तरीके से अरेंजमेंट हम जो दीपावली की लड़ियां आती हैं उनमें करते हैं कि एक ही जैसे धागे में मोती पिरोए दी हो, यानी एक तार में आपके लगातार क्या बल्ब लगा दिया, फिर दूसरा बल्ब लगा दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये रेजिस्टेंस का, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। व्हेन द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड, such type of combination is called series combination and the combined resistance। और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे देंगे, जो पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या बोलते हैं उसको कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम
ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट, यानी उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उनके सम के बराबर होता है कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन two or three or more resistances are connected between 2 points of a wire in a circuit, such combination of the resistance is called parallel combination। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर रखा है एक सर्किट में, ठीक है। तो अब इसमें जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसका क्या रिलेशन होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें 3 आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, मान लो हमने R माना उसको, R1 एक रेजिस्टेंस इंडिविजुअल, दूसरा R2, तीसरा R3। तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है यानी यहाँ पर R है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/R। तो 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि इसमें और ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते तो प्लस करके रेसिप्रोकल करके हम ऐड करते जाते, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है डेरिवेशन of the combined resistance of 2 resistances connected in the circuit। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे हमने मान लिया कि कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो R1 या R2 के बराबर या R3 जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है उनके सम के बराबर होगा। तो कोई भी फॉर्मूला जब आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होता है। तो हमने सपोज ये सर्किट माना जिसमें 2 रेजिस्टेंसेस R और R2 कनेक्टेड हैं, और यदि हमसे कहा जाए 3 रेजिस्टेंस के लिए कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, तो हमने क्या करना है इसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस और बढ़ा देना है, बाकी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। एक सर्किट जिसके अंदर V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं वो वायर के अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन करंट R1 से पास होगा पहले, फिर R2 से पास होगा, यानी सेम करंट इनके अंदर फ्लो करेगा। तो वी नो दैट द इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रजिस्टर आर डिफरेंट बट करंट इज सेम। हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होता है और करंट सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 एंड V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2 एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रही है वो दोनों में ही डिवाइड हो रहा है, दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगा देते हैं, ओम्स लॉ लगाते तो V इक्वल टू IR हो गया, I इज द करंट एंड R इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर करंट तो सभी में सेम है तो करंट की वैल्यू सब में सेम ही रहेगी, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करा कि I को कॉमन ले लिया, I को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया I इंटू R इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब I इधर भी है और इधर भी, दोनों में मल्टीप्लाई में, तो I से I हो गया कैंसिल, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इसी तरीके से डेरिवेशन ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको दिखा रखा है, ठीक है, क्या दिखा रखा है कि 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हम इसमें 3 भी कनेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, कि 2 रेजिस्टेंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, एक बैटरी लगा रखी है V वोल्ट की और I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो रेजिस्टेंस है वो सेम पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, इसका मतलब उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम लग रहा है, लेकिन करंट आगे जाके 2 वायर में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2, यानी करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पर फिर ओम्स फॉर्मूला लगाएंगे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा I इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू
V/R1 प्लस V/R2। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने I1 और I2 के लिए सेम रखा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है। फिर हम V जो है वो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका V/R इक्वल टू V ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2। V से V हो गया कैंसिल और क्या है आपका 1 यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपका हो गया कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम घर के सर्किट में जो यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं यूज करते। कई बार डिसएडवांटेज पूछ लेंगे सीरीज की तो इसकी उल्टी होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या फायदा है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंस को ऑन ऑफ करने के लिए अलग स्विच होता है। तो यदि हमने दीपावली के जो लड़ियां होती है उनमें देखते हैं यदि एक जो बल्ब है वो काम करना बंद कर देता है तो सारे के सारे जो लड़ी है वो काम करना बंद कर देती है, सारे ही बल्ब नहीं जलते हैं। तो हमें टेस्टर की मदद से उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि घर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि खराबी किस अप्लायंस में आई है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि एक अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो बाकी जो है वो अपना काम जो है वो करते रहते हैं बिना रुके, ठीक है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को घर की जो फिटिंग है उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज ए सेपरेट स्विच फॉर ईच अप्लायंस टू ऑन और ऑफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंस को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए एक अलग स्विच होता है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही स्विच होता है। यदि एक ऑन हो रहा है तो सारे ऑन होंगे, एक ऑफ हो रहा है तो सारे ऑफ होंगे। यदि हमारे घर में ऐसा हो कि सभी अप्लायंस को एक ही स्विच हो तो क्या होगा, सर्दियों के दिनों में हमें लाइट जलानी हो तो फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब गर्मियों के दिनों में हमें रात को सोना है, फैन ऑन करना है, लाइट ऑन नहीं करनी है तो लाइट ऑन रहेगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम प्रेफर करते हैं घर की फिटिंग करवाते समय। नेक्स्ट, कि रेजिस्टेंस जो होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कम होता है, जिससे कि सभी जो अप्लायंसेस हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल पाती है काम करने के लिए। जितनी इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए होती है अपने काम को करने के लिए उतनी उनको अवेलेबल हो पाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है ओवरऑल। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम देखते हैं कि जब भी करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पास होता है तो क्या होता है कि वो डिवाइस धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये डिवाइस कैसे होता है कि जब एनर्जी कहीं भी फ्लो कर रही है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है। तो हीट क्या है आपकी एनर्जी, और एनर्जी क्या है आपका वर्क। तो हीट इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था शुरू में, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। तो हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा था वन पोटेंशियल डिफरेंस का, जब हमने डेफिनेशन लिख रहे थे उसमें फॉर्मूला था ना आपका V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वहीं से हमने ले लिया वर्क इक्वल टू क्यू इंटू वी। और क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका IT के बराबर होता है। आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना करंट वाला, जो फॉर्मूला था कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज वाला पढ़ा था। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका IT। यानी नेक्स्ट आगे हमने यहाँ पर आपके देखो हीट इक्वल टू क्या हो रही है वर्क, तो ये वर्क इक्वल टू क्यू वी, और क्यू की जगह हमने IT लिख दिया तो ITV। फिर हम क्या करते हैं V इक्वल टू IR, ओम्स लगा दिया हमने, तो ये आपका बन गया, क्या बन गया I² RT, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि I की वैल्यू रखते हैं, ओम्स लॉ फिर से लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका V² अपॉन R इंटू T, ठीक है। यहाँ पर हमने यानी हीट के कौन कौन से फॉर्मूले, हीट के हमने यहाँ पर V इंटू क्यू, हीट इक्वल टू VIT, और हीट इक्वल टू I² RT। मेन फॉर्मूला तो वैसे लास्ट वाला है जो आपका यूज होता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि फॉर्मूला कोई सा भी यूज हो सकता है। और ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला यानी हीट इक्वल टू V²/RT वाला जो फॉर्मूला, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अधिकतर यूज करते हैं, तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल करो तो उसमें कोशिश करो कि V²/RT वाला फॉर्मूला यूज करो, और जो सीरीज वाला हो उसमें I²RT वाला यूज करो। तो ये फर्स्ट टाइम में ही आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है जूस लॉ ऑफ हीटिंग। इस बार बोर्ड के एग्जाम में भी आपका 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग को हम ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ उससे निकाल सकते हैं, H इक्वल टू I² इंटू R इंटू T। I यहाँ पर करंट है, R रेजिस्टेंस है और T इज द टाइम। तो हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टेंस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उसका जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का वो कितना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका टाइम का कि कितने टाइम के लिए करंट उस डिवाइस में जो है आपका फ्लो कर रहा है। यहाँ पर यानी कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I²RT, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला हो गया आपका H इक्वल टू I²RT। अब यहाँ पर एक आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनमें जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन है, इनमें जनरली एलॉय यूज करे जाते हैं। एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, जिनका रेजिस्टिविटी जो है बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हीट बहुत ज्यादा करंट को इजीली फ्लो करने नहीं देते और उसमें हीट जनरेट होती है, और हमारा जो पर्पज है उससे सॉल्व हो जाता है। टोस्टर में भी हम एलॉय यूज करते हैं क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि वाई वी यूज अलॉय इन टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो इसमें यही उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होती है, जिसकी वजह से वो हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं और जो पर्पज है हमारा वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारे घरों में सर्किट में यूज किया जाता है, एक सेफ्टी डिवाइस है, और उसमें एक ऐसा वायर यूज किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। यानी जब करंट की लिमिट एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो जो आपका वायर है वो मेल्ट होकर बीच में से ब्रेक हो जाता है, जिससे कि सर्किट जो है वो टूट जाता है, और जो आपका जो लॉस है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो होने से बच जाता है। बहुत सारे महंगे महंगे अप्लायंस आपके जलने से बच जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज को हमेशा सर्किट में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर कई बार अभी जैसे कि बोर्ड का एग्जाम आपका हुआ था तो कई बार बच्चे इलेक्ट्रिक पावर में और जो आगे आप पढ़ोगे लाइट चैप्टर में पावर, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो जब आपको इलेक्ट्रिक पावर नाम दिया जाए तो समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी से इसकी डेफिनेशन देनी है। यदि पावर नाम दिया जाए तो आपको क्या कहते हैं जो लाइट चैप्टर है उसमें से डेफिनेशन देनी है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं किसी भी डिवाइस की, कि कोई डिवाइस एक यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जनरली आप देखते हैं ना कि बल्ब कितने वाट का ही पूछा जाता है, यानी वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जितने से कम वाट का होता है उतना ही अच्छा होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही कम आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू, आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था वर्क पावर और एनर्जी, उसमें क्या पढ़ा था, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इक्वल टू E अपॉन T। ठीक है, P इक्वल टू E अपॉन T, और E क्या है, एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, तो P इक्वल टू H इक्वल टू VIT पढ़ा था।
तो हम ई की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर VIT रख देंगे। तो P इक्वल टू VIT अपॉन T, T से T क्या हो गया कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या हो गई V इंटू आई। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू VI पावर का। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला जो हीट का वो भी यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं कि हम E की जगह I स्क्वायर RT रखें। तो P इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो T से T कैंसिल, अब फॉर्मूला P का क्या होगा I स्क्वायर R। और कई बार क्या होता है, यदि हम तीसरा फॉर्मूला रखें हीट वाला, जिसमें हीट की वैल्यू क्या थी V स्क्वायर T अपॉन R थी, तो वैल्यू पुट करने पर हमने पाया P इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन T इंटू R। T से T हो गया कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये इसलिए मैंने कहा है कई बार डेरिवेशन आपके आ जाते हैं। और दूसरी बात, जो पावर के कोई सा भी फॉर्मूला किसी भी न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें जिसमें P इक्वल टू V अपॉन आई है, यदि आपको न्यूमेरिकल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है और करंट की वैल्यू दे रखी है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1 यूज करके निकाल सकते हैं। यदि आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता रखा, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और आर की वैल्यू दे रखी है और करंट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो फॉर्मूला नंबर 3 यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के जो आपके जनरली कई बार न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी एक निश्चित समय में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जाता है या कितनी एनर्जी कंज्यूम करी जाती है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू P इंटू टी। P क्या है, पावर की यूनिट होती है वाट, और T द टाइम की यूनिट जो है वो आपकी क्या होती है, वैसे ऐसा यूनिट तो सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनरली टाइम, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करते हैं, अप्लायंसेस काम करते हैं, उनका हर सेकंड की हम नहीं निकालते हैं। इतना इजी नहीं है हर सेकंड का पता लगाना कि कितने वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम जनरली 1 घंटे का ही निकालते हैं। ठीक है, और जो कमर्शियल यूनिट है, जो हमारे मीटर की बिलिंग होती है, उसमें हम वाट नहीं यूज करते हैं कि कितना वाट कंज्यूम कर रहा है, हम जनरली कहते हैं कितना किलो वाट पावर उसने कंज्यूम करी। 1 किलो वाट में आपके 1000 वाट होते हैं और 1 किलो वाट। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली जो कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या करते हैं 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू होती है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। कई बार ये भी आ जाता है कि कैलकुलेट टू फाइंड आउट हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 किलो वाट आवर। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके हमें दिखाना पड़ता है। जैसे कि 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट और आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई तो आपको क्या हो गया, ये बन गया आपका 3600,000, यानी कितना बन गया 36 लाख। और इसको यदि हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, वाट सेकंड मतलब जूल। ठीक है, तो इसी के साथ जो चैप्टर है वो आपकी इसकी थ्योरी खत्म होगी। न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। फॉर्मूले पहले अच्छे से लर्न करें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करें, वो भी इजीली आपसे हो जाएंगे। थैंक यू।